नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर कुलदीप जी। नमस्कार। कुलदीप जी से हम जानेंगे प्रकृति के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है और आजकल जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, हम इसके बारे में इनसे इनकी राय लेना चाहेंगे। तो कुलदीप जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब कैसे ये धरती बनी, या इसके ऊपर पेड़ पौधे या इस पे जो हवा गैस ये कैसे उत्पन्न हुए। देखिए, प्रकृति के जो भी हम सृजन की बात करते हैं, प्रकृति की उत्पत्ति के पीछे वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है, इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड का जितना भी आज हम एक तरीके से जितना दायरा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो सारा पहले एक कंडेंस्ड मास था। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी मटेरियल आज हम देख पा रहे हैं वो सारा कंडेंस था, इकट्ठा था, और एक जोरदार धमाके की वजह से इसका एक फैलाव शुरू हुआ, एक्सपेंशन शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड बनता चला गया। अब इस ब्रह्मांड में जो हमारा सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति हुई, और उसी के टाइम पीरियड में हमारे अर्थ की उत्पत्ति हुई। मींस हमारी धरती का जो हम कह सकते हैं कि जो सृजन है वो उस समय हुआ, जो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर पहले का माना जाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो धरती बन गई उसके ऊपर जीवन कैसे संभव हुआ, उस पे जो किसी भी तरीके की गैस है, हवा, पानी, वो कैसे संभव हुई। देखिए, क्या है कि हम सबसे पहले तो इतने भाग्यशाली हैं, मैं आपको बताऊं कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि पृथ्वी की जो दूरी है सूरज से वो इतनी उचित है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है। अगर आप सूरज के बिल्कुल नजदीक वाले ग्रह की बात करेंगे, जैसे हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, या हम जैसे मरकरी की बात करते हैं, तो जैसे ही सूरज के बहुत नजदीक होंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ये यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। अगर हम बात करें पृथ्वी से दूर जो ग्रह हैं, अब हम शनि ग्रह की बात करें, हम उससे दूर जितने भी ग्रह की बात करें, तो उन पर ठंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी दूरी सूर्य से बहुत ज्यादा है। पृथ्वी की जो दूरी है, औसत दूरी सूर्य से, वो इतनी सही है कि उस पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। अब ये हुई कैसे? जब धरती शुरू में बनी तो बहुत गर्म थी, और जैसे जैसे वो ठंडी हुई तो उसके अंदर हम जो भी एटम्स की बात करते हैं, जो छोटे एटम्स होते हैं वो आपस में मिले, एटम्स मिलकर के कंपाउंड बने, कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और ऐसे मिलते मिलते एक ऐसे जीव की रचना हुई जो आज के जीव जैसा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को विभाजित कर सकता था। वो सूर्य की रोशनी लेकर के अपना भोजन बना सकता था। ऐसे करते करते उसने बदलते हुए वातावरण में खुद को अपने आप को ढाला, और सूर्य की रोशनी और आसपास की चीजों से खाना बनाना शुरू किया। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। पौधे भी तो यही करते हैं, पौधे भी अपना खाना खुद बनाते हैं, हम उनसे अपना खाना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक कोश के जीव से धीरे धीरे विभाजित होते होते और बदलते वातावरण के हिसाब से चीजें बदलती चली गई, और नए नए जीवों की उत्पत्ति होती चली गई। पौधे उनमें से एक हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे उनसे पहले कुछ जीव पैदा हुए थे जी, उसके बाद में पेड़ पौधे मतलब बने जी। हमारी नॉलेज के हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले पानी आया था धरती पे, बिल्कुल, और पानी के अंदर कोई काई आई थी, और काई से जीव बनने शुरू हुए थे। नहीं, इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे आसानी से। पानी जो बना, जैसे मान लीजिए कि पानी बनता किससे है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है। तो पानी की जो उत्पत्ति है वो इस प्रकार से हुई कि पानी जो है वो दो एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये दोनों फ्री स्टेट में थे उस टाइम में, तो आपस में रिएक्शन से क्या हुआ? H2O बना, पानी। और धरती इतनी गर्म थी कि ये पानी वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता, ऊपर जाकर के पानी कंडेंस होता और नीचे गिरता, यानी कि बारिश होती। बारिश से धरती ठंडी होती, लेकिन ताप अभी भी इतना था कि वो फिर से इवेपोरेट होता, ऊपर जाता। इस प्रकार से कई सालों तक लगातार बारिश होती चलेगी। अब जो समंदर बने, इससे जो पानी बना, उस पानी से जो समंदर भरे, उनका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, मतलब वो गर्म थे। उस गर्म पानी के अंदर ही वो सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिल करके शुरुआत में ऐसे जीवों का उन्होंने निर्माण किया जो अपने आसपास की चीजों से भोजन लेते और उसी से ही अपनी ग्रोथ करते थे। धीरे धीरे यही जीव
एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर होते चले गए, और ऐसे करते 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 ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जब ये जीव पानी से बाहर आए तो बाहर आने के बाद इन्होंने बाहर के वातावरण में अपने आप को ढाला, लेकिन ये अभी भी अपना खाना खुद बना रहे थे। अब इनसे दो प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, एक वो जो अपना खाना खुद बना रहे थे जिनमें पेड़ पौधे आते, एक वो जो इनके ऊपर आश्रित थे, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं था, मतलब ऐसा ऑक्सीजन नहीं था जिसमें प्राणी सांस ले सके। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बनता चला गया बनता चला गया बनता चला गया, वैसे वैसे ये जीव भी अपने आप को बदलते चले गए। और एक टाइम ऐसा आया जिसमें दो प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया, दो प्रकार के जीव बने। एक वो जो अपना खाना खुद बना सकते थे जिनमें पेड़ पौधे आते हैं, एक वो जो उनके ऊपर आश्रित थे। और इसी चीज को हम क्रमिक विकास बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर धीरे धीरे सभी जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालते हैं। अब बहुत छोटा सा उदाहरण देते हैं, बहुत कॉमन लोग क्या बोलते हैं कि कॉमनली इनको बोलते हैं कि इंसान बंदरों से उत्पन्न हुए, हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वज बंदर जैसे दिखते थे, यानी कि हमारे पूर्वज और बंदरों के पूर्वज, उनका पूर्वज कोई एक था। तो जैसे जैसे वो वातावरण में अपने आप को ढालते चले गए, सीखते चले गए, सीखते चले गए, वो इंसान बन गए। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर भी विकास हुआ, और आज जो हम देख रहे हैं ये एकदम से नहीं हुआ है, ये लाखों करोड़ों साल के विकास के बाद हमारे सामने ये रिजल्ट है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या ये भी बता सकते हैं कि जो पहाड़ कैसे बने, जो भी प्रकृति का हिस्सा है, समुद्र कैसे बने, इतना बड़ा गड्ढा धरती पे हुआ कैसे? जैसे धरती जब बहुत गर्म थी तो ये एकदम से पूरी गोल ऐसे बॉल जैसे नहीं बनी थी कि हर तरफ से समान हो। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा क्रेटर थे, पहाड़ जैसी चीजें, कई ऐसे गड्ढे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी कैसे बना, जैसे जैसे पानी की खास बात ये होती है कि वही ठहरता है जहां गड्ढा होता है। तो जब वो क्रेटर अपने आप से प्राकृतिक रूप से बने हुए थे, वहां वो लगातार बारिश होने से समंदर बनते चले गए। अब ये बड़ी कमाल की बात है कि पहाड़ कैसे बने। वैसे तो वो क्रेटर प्रकृति में पहले से थे, लेकिन हमारा जितना भी भूभाग है, मतलब जिस पे हम लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम जिस जमीन पर रह रहे हैं उनके नीचे बहुत बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिन पर एक भूभाग खड़ा हुआ है। और हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो भूकंप आते हैं। अब जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, क्योंकि धरती उस समय पिघली हुई अवस्था में थी, यानी कि सॉलिड नहीं थी, तो जैसे वो टकराई, टकराने से क्या हुआ कि वो जहां से वो टकराई वहां से भूभाग ऊपर उठने लगा। जैसे वो भूभाग ऊपर उठेगा तो क्या बनेगा? पहाड़ बनेगा। और उसके नीचे जो जगह खाली हुई वहां पर क्या बनेगी? खाई बनेगी। तो पहाड़ और खाई इसी प्रकार से बनती है, और ऐसे ही बनते बनते समंदर, पहाड़ और ये सब चीजें प्रकृति ने बनाई है। हमारा ये मानना है कि हमारा नहीं, कुछ लोगों का भी ये मानना है कि जैसे कुछ उल्कापिंड या कुछ और ग्रह जो आपस में टकराए, पृथ्वी से भी टकराए होंगे जी, तो जिस तेजी से, जिस गति से उन्होंने टकराया तो वहां पे एक गड्ढा कर दिया, और वो गड्ढे की मिट्टी बाहर निकल के वो पहाड़ के रूप में हो गई। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, इसका कहीं बहुत छोटे से एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर उल्कापिंड गिरने के निशान आज भी हैं, लेकिन उनसे इतने बड़े पहाड़ नहीं बने हैं जैसे हम माउंट एवरेस्ट, हिमालय या फिर हम दुनिया की दूसरे पहाड़ों की बात करें। पहाड़ों के बनने का जो एक पूरा प्रोसेस था वो उसी तरीके से था कि धरती जब पिघली अवस्था से जब ठोस होने लगी तो जो चीज जिस अवस्था में थी वो वैसी अवस्था में ही रही। जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल परफेक्ट गोल नहीं है हमारी धरती, एकदम से गोल नहीं है, इसमें उभार भी है, इसमें गड्ढे भी हैं। वो उभार पहाड़ कहलाते हैं, वो गड्ढे समंदर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उल्कापिंड के गिरने से ऐसे पहाड़ नहीं बने हैं जिनके बारे में हम लोग ये देखते हैं, जिक्र करते हैं, ऐसे पहाड़ नहीं बने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा जो ओजोन है जो हमें बहुत सारी चीजों से बचाए हुए हैं, और मेन उसमें सूरज की जो किरणें आपने बताया कि एक बहुत ही बैलेंस हम स्टेट पे हैं, तो ओजोन हमें सूर्य की भारी किरणों से बचाने में काफी मदद करता है जी। वो कब बना जी, और वो एक्चुअल में कैसे एस्टेब्लिश हुआ? जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो एटम की फॉर्म में थी। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते और ऊपर जाने के बाद में ऑक्सीजन के एटम आपस में मिलते और सूरज की ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे हम यूवी रेज बोलते हैं, उनके मिलने से ये ऑक्सीजन के एटम
मिल करके, जैसे हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो O2 होता है जिससे हम सांस लेते हैं, लेकिन जब 3 एटम मिल जाए तो O3 बन जाता है। ये जो O3 होता है यानी कि 3 एटम, और 3 एटम की वजह से हम क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये ओजोन बना। ये ओजोन हमारे लिए टॉक्सिक है। देखिए कमाल की बात ये है कि जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो हम उस ऑक्सीजन में सांस ले पाते हैं, लेकिन जब एक और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओजोन। वो ओजोन हमारे लिए टॉक्सिक है। अब ये ओजोन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के स्टेबल हो गई, नीचे से एटम्स मिलते चले गए, ऊपर उठते चले गए, और ऊपर जाकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के एक परत बना ली। ये तकरीबन धरती से 15 से 25 किलोमीटर की बीच में है। इसे हम मानते हैं ओजोन लेयर। और ये जब तक नहीं थी तब तक अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इफेक्ट था, और वो जरूरी भी था। उस समय में जो जीव थे वो अपना भोजन बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करते थे। लेकिन प्रकृति को ये लगा, जैसे कि हमारा टॉपिक ही प्रकृति है, प्रकृति को ये लगा, जैसे आप प्रकृति को आप चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दीजिए, प्रकृति को ये लगा कि अब जो जीवों की उत्पत्ति होने वाली है, अगर उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा इफेक्ट करेगी तो उनको नुकसान होगा। तो इस तरीके से ओजोन लेयर हमारे चारों तरफ बन गई। सुनने में यह आया कि 60,000 किलोमीटर तक ओजोन है, या फिर ग्रेविटी बोलेंगे उसको, कि उसके ऊपर जो स्पेस की ग्रेविटी आ जाती है। एक्चुअल में ये जो ओजोन है ये पृथ्वी से या अपने जमीन से कितना ऊपर तक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये धरती से 15 से लेकर के 25 किलोमीटर तक है। ठीक है। और हमारे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो धरती से 300 किलोमीटर ऊपर तक की डिस्टेंस मानी जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हम उस ओजोन लेयर के बाहर अगर निकल गए तो फिर हम स्पेस में चले जाएंगे, नहीं, इससे बहुत ऊपर जाने के बाद हम स्पेस से बाहर जा पाएंगे, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जा पाएंगे, स्पेस में जा पाएंगे। तो एक छोटा दायरा है जो अर्थ से काफी नजदीक है, और ये एक परफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर है जिससे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचे रहते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमारे दर्शकों को, और जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो इससे काफी नॉलेज भी ले पाएंगे। हम आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रकृति, और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार हम इसे माँ भी बोलते हैं। बिल्कुल। प्रकृति माँ, जो हमें इतनी सारी चीजों की देन है। बिल्कुल। और ये इंसानी जीवन प्रकृति की ही देन है। बिल्कुल। लेकिन आज जो इसका विनाश हो रहा है, और हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जो बदल रही है। बिल्कुल। तो इस बदलाव का क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला और आखिरी कारण है इंसान। अच्छा जी। आप ये मान के चलिए कि धरती की उत्पत्ति, मैंने आपको बताया कि 4.5 बिलियन ईयर है, बहुत पहले। और इंसानों की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो तकरीबन, ये मानिए कि जब हम चीजों को समझना शुरू हुए, उसकी जो लाइफ है वो 25,000 साल ही है। अच्छा। ये मानिए कि इंसान जब चीजों को अच्छे से समझने लगे, मॉडर्न मैन, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम जो मॉडर्न इंसान है, जिसको इंसान बोला जाए, उससे पहले तो हम बंदर भी कह सकते हैं। नहीं, हम उन्हें बंदर नहीं कह सकते, वो इंसान कहने वाले कहते हैं, या जानवर लगा लीजिए। जब इंसान खुद समझने लगा, हाँ, तब की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो मॉडर्न मैन, हाँ, आज के टाइम का जो इंसान है, वो 25,000 साल से अभी तक के टाइम में है, बीच में है। और ये मानिए कि जब से हमने खेती शुरू की है, खेती तकरीबन 10,000 साल पहले के हमारे पास एविडेंस है। मतलब साइंस इस चीज को मानती है कि हम 10,000 साल पहले से खेती कर रहे हैं। ठीक है। हमने पशुओं को पालना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, आग जलाना सीखा, वो तो बहुत पहले सीख लिया था। लेकिन हम मॉडर्न हुए ये 25 से अब तक के टाइम में, 25,000 से अब तक के टाइम में। और प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाना हमने शुरू किया, वो शुरू किया है हमने पिछले 100 से 200 साल के बीच में। अच्छा। जब हमने नई नई चीजों का इन्वेंशन शुरू किया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अधिक आविष्कार विनाश की जननी है। बिल्कुल। अब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार की विज्ञान ने हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। हमारे आसपास देखेंगे, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत सरल बनाया है, लेकिन हम इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा चुका रहे हैं। इंसान की जब उत्पत्ति हुई तब से लेकर के अब तक के टाइम में इंसान ने उतनी दिक्कतें नहीं झेली होंगी जितने हम आने वाले कुछ 100 सालों में झेलने वाले हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जिस चीजों का हमने इन्वेंशन किया है, आप ये मानिए कि हमने एटम बम बनाया, ठीक। अब उस एटम बम का प्रभाव कितना भयंकर है, उसकी रेडिएशन कितनी खतरनाक है। हमने एरोप्लेन्स बनाए, कितना अच्छा लगता है प्लेन में घूमना कि हम घूमे और बहुत जल्दी कहीं पहुंच जाए, लेकिन उससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट इतना ज्यादा है जिसे हम सोच भी नहीं सकते।
तो जैसे जैसे हम अपने आविष्कारों को आगे बढ़ाते चले गए, वैसे वैसे हम अपने विनाश की तरफ भी बढ़ते चले गए। तो कुलदीप जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी फिलहाल है जो हमारी प्रकृति का विनाश हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो किस लेवल पे है, किस हद तक है? और आज जैसे इसका काफी विनाश हो रहा है, कितने साल पहले से ये विनाश शुरू हो गया था और आज ये किस हद तक पहुंच गया है? देखिए, प्रकृति का विनाश तो उस दिन से शुरू हो गया था जब इंसान मॉडर्न होते चले गए थे। जब से हमने साइंटिफिक स्टडीज की, रिसर्च की और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, हम तभी से विनाश की तरफ बढ़ चुके। इसका प्रभाव मैं आपको बताता हूँ, बहुत बहुत ही साधारण सा इसमें उदाहरण है। जैसे हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर मतलब वो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो पिघलते हैं और उससे नदियां बनती हैं, नदियों से हम पानी लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे बहुत से ग्लेशियर्स तो पिघल चुके हैं, मतलब वो दोबारा नहीं बनने वाले हैं। अब जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो एक तो पीने के लिए जो पानी है वो हमारे लिए नहीं बचता। आप यकीन मानिए कि पूरी धरती पर हमारे पास पीने का पानी, अब समंदर इतने सारे हमारे पास, महासागर है, पीने का पानी मात्र 2% है। सिर्फ 2% पानी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। और उसका भी तकरीबन 1.5% पानी जो है वो जमीन के नीचे है, जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम सिर्फ कितने % पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास बस यही बचा है। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एवरेज टेम्परेचर होता है हमारे अर्थ का, एक फिक्स एवरेज टेम्परेचर, जैसे हर एक ग्रह का अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है, अर्थ का भी एक एवरेज टेम्परेचर है। अब आप मानिए कि अगर किसी भी एवरेज टेम्परेचर में अगर सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1.5% 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है, अगर वो बढ़ जाए तो क्या असर हो सकता है इसका, वो अपने शब्दों में बता सकते हैं कि अगर 1.5 डिग्री सिर्फ बढ़े तो ये क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब में तो कुछ नहीं बढ़ेगा। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो जितने ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल जाएंगे 1% में, सिर्फ 1.5% में। कमाल है। और उनके पिघलने से क्या होगा, हमारे समंदर का लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब जो छोटे छोटे द्वीप, टापू और जो समंदर के किनारे बसने वाले लोग हैं वो सारे जलमग्न हो वो जाएंगे। सब डूब जाएंगे। आपने मालदीव का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी जगह कहते हैं कि उसके ऊपर हम काफी चर्चा उसके बारे में कर चुके हैं। मालदीव ऐसा कहते हैं कि पूरा डूब जाएगा। और हमारे जो तटीय इलाके हैं, खुद भारत के तटीय इलाके, वो भी डूब जाएंगे। अब उनके डूबने से आसपास के लोग ऑब्वियसली बहुत ऊपर जाएंगे और वहां जाएंगे, लेकिन ग्लेशियर्स पिघलने से और जलवायु परिवर्तन से बारिश नहीं होगी टाइम पर, तो वहां अकाल पड़ जाएगा। आप ये मान के चलिए कि मानव जीवन, जैसा कि मैं अपने निजी उदाहरण में लेता हूं या निजी तरीके से मैं सोचता हूं कि मानव जीवन अगर इसी तरीके से हम लोग चलते गए तो हमारा जो जीवन है वो अगले 100 साल तक भी पॉसिबल नहीं है। अगले 100 साल के अंदर अंदर इंसान इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे अगर इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। तो ये विनाश का बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने बताया, ये बढ़ क्यों रहा है? क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए, इसके पीछे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से नहीं निकल रहा है। आप सोचिए, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बदले हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा CO2 रिलीज करेंगे। अब हम जैसे जैसे जनसंख्या में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम पेड़ों को काटते हैं। आप यकीन मानिए, जब तक हम ये वीडियो खत्म करेंगे तब तक लाखों पेड़ कट चुके होंगे इस धरती से, लाखों पेड़ कट चुके होंगे। उसके बदले में आप सोचिए, आपने एक पेड़ लगाया, एक पौधा आपने लगाया, उसको पेड़ बनने में कितने साल लगेंगे? काफी साल लग जाएंगे, कम से कम 10 से 15 साल। लेकिन उसे काटने में कितने सेकंड लगेंगे? आजकल मशीनी युग में तो 10 मिनट भी नहीं लगते। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। 10 सेकंड में पेड़ कटेगा और वो साइड में, उसे उगने में इतना टाइम लगा लेकिन कटने में कोई समय नहीं लगा उसे। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन करता है? कौन ऐसा है जो CO2 को खींच लेता है? वो है पेड़ पौधे। वो CO2 को खींच लेते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन जिस गति से पेड़ कटते चले जाएंगे तो CO2 का लेवल बढ़ता चला जाएगा। CO2 को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को आसान भाषा में अगर हम समझे तो ग्रीन हाउस क्या चीज है? जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में आजकल एक सिस्टम चला है कि आप एक ग्रीन ऐसे पर्दा लगाकर उसके अंदर खेती करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस खेती। यानी कि उसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ हालत में होता है। आप ऐसा देखिए कि जब आप गर्मी में कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी की आपने धूप में, कुछ देर के बाद आप उस गाड़ी में बैठते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत गर्म हो जाती है। बहुत गर्म हो जाती है। क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि जो उस गाड़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, बाहर से जो सनलाइट आ रही है उसको वो CO2 अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, लेकिन उसे जल्दी से छोड़ नहीं पाती है। उस वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप यूं समझिए कि अब वो गाड़ी हमारी पूरी धरती है, अब उस धरती की चारों तरफ क्या बढ़ती जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब सनलाइट तो आएगी ही आएगी, सनलाइट के आने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जिस गति से वो रेडिएशन आ रही है उस गति से वापस नहीं जा रही है। इस वजह से जो बच गई है उससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही क्या है? वो भाई ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का गर्म होना। और उससे क्या क्या बुरे असर होंगे? एक तो अकाल पड़ जाएंगे, पेड़ पौधे हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, खाने के लिए फसल नहीं होगी, कोई भी जीव, बहुत से जीव ऐसे हैं जो उस टेम्परेचर पे सहन नहीं कर पाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे। और ऐसे करते 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 धरती पर कुछ एक जीव बचेंगे और उनसे अब उनके आगे क्या होगा? उनसे तो धरती नहीं चलने वाली, उनके आगे क्या होगा? उनका भी विनाश हो जाएगा और धरती वीरान हो जाएगी। तो आपके अनुसार जो मेन कारण है वो हमारी पॉपुलेशन है और पेड़ों को काटना ही है बस, और कोई कारण नहीं है। हम इनको कंट्रोल कर लें तो काम चल जाएगा हमारा। देखिए ऐसा है, पॉपुलेशन का बढ़ना अपने आप में ही सबसे बड़ा फैक्टर है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें हर चीज जीने के लिए चाहिए। बिल्कुल। आपको खाना भी चाहिए, आपको रोड पे ट्रैफिक भी चाहिए, आपको स्कूल्स हॉस्पिटल भी चाहिए। अब स्कूल्स हॉस्पिटल रोड बनने के लिए क्या करें? पेड़ों को काटना पड़ेगा, वो जगह खाली करके और आपको वहां पर मकान बनाएंगे आप। अब आप अपने जीवन को जीने के लिए सुविधाएं मिलेंगे, उन सुविधाओं को अब लेने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा CO2 रिलीज करेंगे। वो कैसे होगा? जैसे बहुत आसान सा एग्जांपल है, हमारे मोबाइल की हम बैटरी चार्ज करते हैं, कितनी पावर लगती है? बहुत कम। लेकिन कभी सोचा है कि ये पावर आ कहां से रही है? मींस ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं बन रही है। अभी बन कैसे रही है? बनने का जो ट्रेडिशनल तरीका वो है कोयले को जला करके। अब कोयले को जलाने से क्या होगा? गर्मी निकलेगी, उस गर्मी से जो है कि पानी से भाप बना करके टरबाइन चला करके और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। बड़ा आसान तरीका है ये। लेकिन जब कोयला जलेगा तो उससे क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। सीधी सी बात है। आप मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं तो आप पोल्यूशन कर रहे हैं। वाह जी वाह। सीधी सी बात है, आप मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं। आप अगर आपका मोबाइल 90% चार्ज है और आप फिर भी उसको लगाए जा रहे हैं तो 10% के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और वो उसके लिए क्या जलाए जा रहे हैं? कोयले जलाए जा रहे हैं, जिससे CO2 निकल रही है। बहुत छोटा सा उदाहरण है ये। हम जितने ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम CO2 रिलीज करेंगे। जितना ज्यादा हम CO2 रिलीज करेंगे उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। एक तरीके से हम अपनी मौत खुद ही लिख रहे हैं। मेरा अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा है जी। हमारी गवर्नमेंट भी क्या इसके लिए जिम्मेदार है क्या? देखिए जैसे कोई भी छोटा सा आजकल एक जोक भी बना हुआ है कि ठंड बढ़ गई है मोदी जी जिम्मेदार है, ये हो गया मोदी जी जिम्मेदार है। क्या हम इसके लिए भी मोदी जी को नहीं, कोई भी गवर्नमेंट को जो हमारे फिलहाल है तो उनको जिम्मेदार मान सकते हैं? देखिए गवर्नमेंट तो बाद में आती है, पहले तो हम हैं। अब गवर्नमेंट ने तो आपको नहीं बोला ना कि आप घर की लाइटें ऑन रखिए। नहीं नहीं, मेरा सवाल दोबारा सुनिए आप। जो रूल रेगुलेशन हमारे देश के जो डिसाइड करते हैं वो गवर्नमेंट करती है। बिल्कुल। जो फैक्ट्रियों को मतलब परमिशन देती है यहाँ लगाइए वो गवर्नमेंट करती है। और जैसे हमारा जल है वो आज बिल्कुल भी खराब हो रहा है, गंगा बिल्कुल गंदी हो गई है, मैली हो गई है। तो कहने में आ रहा है जो पीने का जल वैसे ही कम है और जो है वो भी मतलब साफ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का इसमें कहीं ना कहीं तो हाथ है? देखिए गवर्नमेंट का काम होता है कि किसी भी सिस्टम को तरीके से चलाए रखना। बिल्कुल। अब हमें अपने जीवन को आसान बनाना है। हम लोग अपने जीवन में यूज होने वाले रेगुलर हर रोज यूज होने वाली चीजों को अगर हम देखें, हम लोग अगर चाय बनाएंगे तो उसमें चीनी डालेंगे। चीनी कहाँ बनती है? फैक्ट्री में। बिल्कुल। अब फैक्ट्री में बनेगी कैसे? वहां भी तो एनर्जी खर्च होगी। मतलब हमने सिर्फ एक कप चाय पीनी है लेकिन उसके लिए बनने वाली चीजें उनको बनाने के अंदर भी एनर्जी खर्च हो रही है। इसके अलावा आप अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत सी चीजों का यूज करते हैं। लाइफ में कपड़े पहनते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट अगर उन पोल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज को अगर बैन कर दे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर इसका उल्टा असर भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि गवर्नमेंट का इसमें कोई योगदान नहीं है। हर एक चीज के पैरामीटर होते हैं जो फिक्स होते हैं। फैक्ट्रीज जो होती है उनको फिक्स पैरामीटर्स के ऊपर ही चलना होता है। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट में ऐसा हो जाता है, जैसे कि एक वर्ड बड़ा खास होता है सेटिंग। उससे क्या होता है कि
गवर्नमेंट अपने रूल इंपोज करती है, लेकिन फैक्ट्रीज वो रूल फॉलो काफी हद तक नहीं करते हैं। इससे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। जैसे एक बड़ा अच्छा अभियान चलता है कि आप पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। हमें कहा जाता है कि पॉलिथीन का इस्तेमाल आप ना करें, लेकिन गवर्नमेंट उन फैक्ट्रीज को बंद क्यों नहीं कर देती जो पॉलिथीन बनाती है? बिल्कुल। अब दूसरी बात करें तो जो स्मोकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, वो भी उसके ऊपर लिख दिया कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ जी। और लिखा भी होता है कि यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो फैक्ट्रियां बन रही है उनको बंद नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक ऐसा फैक्टर है जिससे अब हम इतने ज्यादा गहराई में जा चुके हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते। आप इमेजिन कीजिए कि ठीक है, हम पॉलिथीन की फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब आप सोचिए कि आप बाजार में कोई चीज लाने गए, कैसे लेके आएंगे? देखिए, अल्टरनेट तो है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है और उसकी हमें आदत नहीं है फिलहाल। जब पॉलिथीन नहीं था तब भी तो काम चल रहा था। तब जब पॉलिथीन नहीं था तब हमारी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। अब मान लेते हैं कि इसका अल्टरनेट है, हम कागज यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा अल्टरनेट है ना कि कागज को यूज करके उसमें सामान ले आएंगे। वो बायोडिग्रेडेबल भी होता है, उससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। लेकिन कागज बनता किसका? पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों से बनता है। अब वो पेड़ तो काटने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं ना कि हम इतना गहराई में जा चुके हैं कि हमें अल्टरनेट ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपकी भाषा में सीधा सीधा जवाब ये है कि हमें जो साइंस को या नई इन्वेंशन को रोक देना चाहिए और हमें विज्ञान को आगे ना बढ़ाते हुए यहीं स्थगित या फिर उसको कम किया जाए ताकि हम आगे जी सके कुछ सालों। देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है, निजी तौर पे मेरा ये मानना है कि अभी जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो एक मानव जीवन के लिए सफिशिएंट है। मतलब जिस स्टेज पे भी हम लोग हैं, हमें हर चीज सफिशिएंट है एक जीवन को जीने के लिए। आप आज से 50 साल पहले का जीवन देखिए, कई जगह पे लाइट नहीं हुआ करती थी। आज लाइट है? मोस्टली नहीं थी, कहीं नहीं थी। इंटरनेट है, मोबाइल है, उड़ने के लिए जहाज है, चलने के लिए गाड़ी है, सब कुछ है। मतलब जितना हमें चाहिए उतना है। अभी देखो कमाल की बात क्या है, हम मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं, हम चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपना जीवन नाश कर रहे हैं। अपना जीवन नाश करके, इस धरती का विनाश करके हम दूसरा ग्रह ढूंढ रहे हैं ताकि उसका विनाश कर सके, उसका विनाश हम कर सके, ऐसा हम सोच रहे हैं। अब आप देखिए कि ये पोल्यूशन किस हद तक बढ़ रहा है। समंदर से लेकर के और चांद तक हमने कचरा फैलाया हुआ है। बिल्कुल। इंसान जहां जहां पहुंचा हो उसने कचरा फैलाया। बिल्कुल। अब छोटा सा बच्चा भी अगर हम देखें तो अगर सफर कर रहा है तो वो कुरकुरे चिप्स खा करके वो पैकेट कहाँ फेंकेगा? सड़क पे फेंकेगा। बिल्कुल। ऐसे ही जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं समुद्र किनारे, बीच पे, कहीं पे भी घूम रहे हैं, वो कचरा वहीं डाल रहे हैं। लाखों मीट्रिक टन कचरा हर साल वहां से निकाला जाता है, लेकिन उससे ज्यादा उसमें फिर से डाल दिया जाता है। आप सोच के देखिए कि अगर जितना प्लास्टिक आज के टाइम में समुद्रों में गया हुआ है वो सारा अगर निकाले भी तो उसका इतना बड़ा ढेर लग जाएगा कि माउंट एवरेस्ट से ऊपर चला जाएगा। वो माउंट एवरेस्ट तक को हमने नहीं छोड़ा, वहां पे भी कचरा है। चांद तक को नहीं छोड़ा, वहां भी कचरा छोड़ के आ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना आविष्कार अभी तक हो चुका है ये हमारे लिए सफिशिएंट है। इससे आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा ना कि अत्यधिक आविष्कार विनाश की जननी है। अब हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास हो चुका, अब हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो कुछ धारणाएं हैं जो देसी भाषा में बोले जाते हैं कि जैसे कोई बड़ी प्रकृति आपदा आती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, जैसे पीछे केदारनाथ में हुआ था, तो जैसे हम प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति ये हमसे उसका बदला ले रही है या उसके लिए, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है या सारा ये हम साइंस कहेंगे इसको, या ऐसा कोई प्रकृति का खेल नहीं है ये? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम एक गुब्बारा लेते हैं, उस गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे, वो गुब्बारा फूलता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा? फूट जाएगा, वो फट जाएगा। यही चीज प्रकृति के साथ हो रही है। प्रकृति जो है वो हर चीज का एक फीडबैक लेती है। यानी कि अगर किसी चीज में भार बहुत बढ़ जाता है तो वो अपने आप एक बदलाव करता है। प्रकृति वैसे ही कर रही है। प्रकृति को जब लगता है कि अब मानव अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसका फीडबैक नेगेटिव लिया जाएगा। बाढ़ आने के पीछे कारण क्या है? हमारे पेड़ पौधों के कट जाने से क्या होता है कि एक तो बाढ़ का पानी पेड़ पौधे रोक लेते हैं। अगर आप बहुत सारे पेड़ लगा देंगे तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि जो उनकी जड़ें होती है वो मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हम पेड़ काट देंगे तो वो जड़ें मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी, इससे बाढ़ आती है। अब हालात ये हो जाते हैं कि जहां बाढ़ आती है वहां जनजीवन बहुत सालों तक नॉर्मल नहीं रहता है। ऐसे ही भूकंप का आना होता है। हम चीजों को
हम ये सोचते हैं कि भूकंप आना तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति अपना हिसाब लेने के लिए हमें बार बार ये दर्शाती है कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। अभी एक छोटा सा वायरस आया था। वायरस एक ऐसी चीज जिसे हम देख भी नहीं पाते, लेकिन उसके आने से धरती कैसे रुक गई थी, जनजीवन एकदम से रुक गया था। तो प्रकृति ने यह बताया कि अगर बहुत ज्यादा आप खिलवाड़ करेंगे किसी चीज के साथ तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम लगातार इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, प्रकृति अपना हिसाब किताब खुद कर लेगी। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा, हो सकता है हमारे जो दर्शक है देखने वाले उनके माइंड में भी एक हल्का सा क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाढ़ आपने बताई कि बाढ़ प्रकृति बदला लेती है, कचरा तो हरियाणा के लोग भी फैलाते हैं, कचरा तो एमपी के लोग भी फैलाते हैं, बाढ़ ज्यादातर यूपी के लोगों के पास या बिहार के इधर आती है या फिर केदारनाथ में आती है, बदला सिर्फ उन लोगों से लिया जाता है। तो आप इसको कैसे एडजस्ट करेंगे इस बात को? देखिए, केदारनाथ या यूपी, बिहार, असम, आप इस जगह की अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके की अपनी एक बनावट इस तरीके से होती है प्रकृति में, नदियां भी उधर ही ज्यादा है, नदियां भी उधर से आती है। नदी बनती ही पहाड़ों से ही है, पहाड़ों से बढ़ करके वो मैदानों की तरफ आती है। ये प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति ने जब ये चीजें बनाई तो पहाड़ हरे भरे बने, मतलब वहां पर जब पानी बहेगा तो पानी बहने से वहां पेड़ उगते हैं। ये सीधी सी बात है। आप एक जगह पे पानी डालना शुरू कीजिए किसी जमीन पर, धीरे धीरे वहां घास उगेगी, फिर और तरह के बाद बीज अपने आप आएंगे, कुछ ऐसे करते करते वो जगह हरी भरी हो जाएगी। ऐसा ही प्रकृति ने किया। सारे पेड़ पौधे जो है वो इस तरीके से नदी के चारों तरफ बने कि नदी के बहाव को उन पेड़ों ने ही रोक लिया। मतलब पानी किसने दिया? नदी ने। और वो पानी से पेड़ पौधे जब ग्रो हुए तो उन्होंने ही उस नदी के पानी को आगे बढ़ने से रोका। एक तरीके से उन्होंने बैरियर लगा दिए। अब हमने क्या किया? अब ऐसा नहीं हुआ कि हम यहाँ पर कचरा फैला रहे, उसका असर पहाड़ों पे हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब रीजन क्या है? हम पेड़ों को पहाड़ों पर भी काट रहे हैं। पहाड़ों पर जब हमने पेड़ों को काटना शुरू किया तो इससे दो नुकसान हुए। एक तो नदी का पानी नहीं रुका, दूसरा ये कि जब पेड़ काट देंगे तो जड़ें मिट्टी को रोक नहीं पाएंगी। इससे वहां पर लैंडस्लाइड्स होते हैं। जैसे आप कई बार न्यूज में देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ जो है वो दरक जाते हैं और नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, उन पे गिर जाते हैं, रास्ते रुक जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको रोकने के लिए जो प्राकृतिक चीज थी उसे हमने काट दी। तो उसका असर वहां काटने से भी हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जब हुई है, ग्लोबल वार्मिंग, आप यहां पर अगर आप कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो इसका असर वहां पहाड़ों पे भी होगा। मैंने ग्लेशियर का आपको एग्जांपल दिया था, क्योंकि अगर आप कहीं से भी कार्बन को इमिट करेंगे तो वो अल्टीमेटली कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा, और उसी से वो घूम करके हवा के साथ किसी तरीके से जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उसका असर पूरी धरती पे एक समान होगा। ये बात तो आपने एडजस्ट कर दी। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर हैं जी, या फिर आप यूं कह लीजिए कि फैक्ट्री है, केमिकल है, या जो भी आप जिन चीजों का नाम देना चाहिए, ये चीजें आई कहाँ से? ये ऑलरेडी पहले से ही धरती में मौजूद थी, यानी प्रकृति का एक हिस्सा थी। बिल्कुल। तो हम इन्हीं का तो यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हम इन्हीं का यूज कर रहे हैं, अपने आप तो कहीं से कुछ नहीं लेके आए, और यही प्रकृति को नाश कर रहे हैं, और आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इंसानों को। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं बड़ा छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। अपने घर में पानी रखा है, दूध रखा है, चाय पत्ती और चीनी है, चारों अलग अलग पड़े हैं। ठीक है। क्या आप चाय का आनंद ले पाएंगे? नहीं, बनानी तो पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। आपने उनको बनाया, यानी आपने चीजों को इकट्ठा किया, आपने एक नई चीज बना दी। अब एक नई चीज जो है वो आपके लिए फायदेमंद है। चाय पीना कहते हैं कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका बार बार उपयोग करेंगे तो डॉक्टर भी तो आपको बोलेगा कि ज्यादा चाय नुकसान कर रही है। यानी कि चीजें थी हमारे पास सारी, प्रकृति में हर चीज हमने चीजें कहां से ली? धरती से बाहर से तो कुछ भी नहीं आया। जितने भी मिनरल्स हैं, जितनी भी चीजें, वो धरती के तो अंदर है, धरती के ऊपर है। हमने उन्हीं चीजों को जोड़ा, इकट्ठा किया, बनाया, और वो इस तरीके से बनाया, इस तरीके से उनको हमने कंबाइन किया कि उनका अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक उनका जो यूज है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया। प्लास्टिक का बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्लास्टिक के बिना तो जीवन हम सोच ही नहीं सकते। आप किसी से अल्टरनेट कर सकते हैं प्लास्टिक को, किसी चीज से नहीं कर सकते आप। आपके हर चीज में अभी तो मतलब घर की ऐसी चीजें हैं जहां हम प्लास्टिक के अलावा को सोच भी नहीं सकते हैं। घर की नहीं, मैं खुद एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्लास्टिक का कहीं ना कहीं पार्ट जाता है, जब उसको सर्जरी होती है तो कहीं प्लास्टिक के छल्ले डलते हैं, या फिर तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्लास्टिक मिलेगा। ह्यूमन बॉडी में प्लास्टिक और भी जाता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सर्जरी से ऐसे लेते हैं।
हम लोग बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक भी खा जाते हैं। अच्छा जी। जैसे मान लीजिए आपने किसी खाने की चीज का आपने एक बॉक्स लिया, हम लोग क्या करते हैं, जब उसका ढक्कन पूरी तरीके से नहीं खुलता, हम काटने की कोशिश करते हैं। उसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो हल्का सा बुरादा है वो कहाँ गिरेगा, खाने की चीज में गिरेगा। वो घूम फिर करके खाने के साथ कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। बॉडी उसको पचा नहीं पाएगी, और हमारे बॉडी के अंदर अब तो साइंटिस्ट ने ये भी स्टडी किया है कि हमारे जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वहां तक प्लास्टिक पहुंचा हुआ है। वाह जी, वहां कैसे पहुंचा? अब प्लास्टिक बर्न होगा, उसके अवशेष उड़ेंगे। अब वो जो चीजें हैं, वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो धीरे धीरे उड़ते 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 कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर ऊपर जाएंगे, और वहां बादलों में जाके ट्रैप हो रहे हैं। वहां भी स्टडी हुई है, मतलब धरती का हमने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमने प्लास्टिक ना छोड़ा। जब मंगल ग्रह को नहीं छोड़ा तो धरती तो है ही क्या? अब मंगल ग्रह तो हम जाने की सोच रहे हैं कि वहां जाकर के बसेंगे, लेकिन अब मंगल के बाद कहाँ जाएंगे हम? ठीक है, आपने धरती का अल्टरनेट ढूंढ लिया कि आप मंगल पे चले जाएंगे, आप वहां पैसा खर्च करेंगे, बस्तियां बसा लेंगे, वहां पे एनवायरमेंट को रहने लायक बना लेंगे। लेकिन जो हाल हमने धरती का किया है वो तो मंगल का भी होने वाला है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो आपके हिसाब से क्या उपाय बेस्ट होना चाहिए, क्या हम लोगों को करना चाहिए इसके लिए कि हम ये बैलेंस बना पाए और हम इसका कोई उपाय कर पाए कि हमारी ये प्रकृति है काफी दिन तक चलती रहे और इस पे मानव जीवन है वो काफी लंबा चले? देखिए, एक ना बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण होता है इसमें, जो हम अक्सर सुनने में बहुत बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में। एक ट्रिपल आर का एक सिद्धांत होता है, आर आर आर। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर आर आर। यहाँ पे आर आर का मतलब है रिसाइकल, रियूज, रिड्यूस। मतलब आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज प्लास्टिक या किसी भी मेटल के आपके पास अवेलेबल हैं, हो सके तो उनको आप रिसाइकल कीजिए। ठीक है। जैसे आपके घर में जो प्लास्टिक का कचरा होता है, हम उसे किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वो उससे हाई अथॉरिटी को बेचता है। ऐसे करते करते वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाकर के उसकी नई चीजें बन करके आती है, वो होता है रिसाइकल। एक होता है रीयूज। जैसे आप घर में एक च्यवनप्राश का डब्बा लेके आए, या आप किसी भी प्लास्टिक जार में कुछ भी आइटम लेकर के आए, हम उसको रीयूज करें। जैसे आपने च्यवनप्राश का डब्बा लिया, उसे कंज्यूम किया, अब उसमें आपने चीनी, चाय या कुछ भी डाल के घर में रख लिया, आपने उसको रीयूज कर लिया। ऐसा नहीं कि वो आया, उसको आपने यूज किया, फेंक दिया और फिर आप नया लेकर के आ गए। मतलब आपने उसको अल्टरनेट तरीके से यूज कर लिया। जैसे बड़ा कॉमन आज हमारे एरिया में क्या होता है, लस्सी की बोतल किस चीज की बनी होती है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक की। कौन सा प्लास्टिक? पेप्सी और मिरिंडा की बोतलें होती है, उसी को यूज किया जाता है। मतलब उसको रीयूज कर रहे हैं। तीसरा होता है रिड्यूस। मतलब जितना हो सके आप प्लास्टिक को कम से कम यूज करने की कोशिश करें। संभवतः कोशिश ये करें कि जितना हो सके मैं इसे कम यूज करूं। वो हो गया इसका रिड्यूस होना। अब सबसे बड़ा एक इसका एक कह सकते हैं कि निवारण क्या हो सकता है। हम और आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए होंगे? पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन इतने नहीं, नॉर्मल से पेड़ लगाए हैं। नहीं लगाते, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक कितने पेड़ों का योगदान रहा होगा। हाँ, ये तो है। मतलब जितने हमारे स्टडी में यूज होने वाले पेपर हैं, हमारे जो कपड़े बने हैं, या जो हमारे घर में फर्नीचर लगा है, उससे कितने पेड़ कटे होंगे। क्या हमने उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। यहां पर बैलेंस बिगड़ रहा है। यानी कि अगर इस धरती का हर इंसान ये सोचे कि मैंने अपने जीवन में कितने पेड़ मेरी वजह से कटे हैं, अगर आप उसका 10% भी लगा देंगे, 10% भी, तब भी काफी हद तक इससे बचाव हो सकता है। हमारा जीवन लंबा चलेगा, लंबा चल सकता है। ये मैं कह सकता है कि ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं। हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में इतना आगे जा चुके हैं कि हम खुद का विनाश खुद ही लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रैक पे नहीं लौटे कि आपने एक पेड़ काटा और आपने अगर उसकी जगह कम से कम एक पेड़ नहीं लगाया, कम से कम एक पेड़ नहीं लगाया, तो आप विनाश की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। लोगों का ये भी तो मानना है ना कि हर कोई ये सोचता है कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। सरकार कर रही है काम, वन विभाग वाले कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले कर रहे हैं, अपना एक पेड़ वो बहुत सारे लगा देते हैं, तो मेरे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा। देखिए, इंसान को जब ये लगे कि मेरे एक पेड़ लगाने से बहुत कुछ हो जाएगा, वहीं से बदलाव आ जाएगा। वाह जी। आप ये समझे कि मेरे एक पेड़ लगाने से क्या होगा, आप इसको उल्टा सोचिए कि मेरे एक पेड़ लगाने से बहुत कुछ हो जाएगा, इसी से बदलाव आ जाएगा। अब आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर ज्यादा नहीं, साल में 5 पेड़ लगाएं, अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएं, तब भी बहुत है। और अगर आप इसको इस तरीके से देखें, आपके पास अगर जगह बहुत ज्यादा बची है कहीं,
या ऐसी जगह जहां पेड़ लगा सकते हैं, तो आप जितने साल के हुए हैं जन्मदिन पे, मान लीजिए आप 30 साल के हुए, आप 25 साल के हुए, 15 के, 20 के, उतने पेड़ आप लगाइए। तो जगह का आपने जिक्र किया, जगह तो है ही नहीं, धरती पे ही जगह नहीं छोड़ी हमने, मकान बना दिए, रोड बना दिए, पेड़ लगाए कहाँ पे? देखिए, एक बड़ा अच्छा मैंने एक एग्जांपल देखा था एक यूट्यूब पे वीडियो में, कि जो सहारा डेजर्ट है उसको वापस से हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा सहारा हमेशा से डेजर्ट नहीं था, वहाँ बहुत घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन इंसानों के वहां पर बार बार पेड़ों के काटने से और हमारे एनवायरनमेंट से वो डेजर्ट बन गया। अब उसको फिर से हरा भरा किया जा रहा है। ऐसे ही मैंने एक अफ्रीकन कंट्री की एक वीडियो देखी जिसमें सीड बॉल यूज करते हैं। सीड बॉल का मतलब एक बीज होता है, उसके चारों तरफ चारकोल लगा होता है, और वो लोग क्या करते हैं, लाखों की संख्या में वो बीजों को जगह जगह फेंक के आते हैं, मतलब जहां भी उनका मन करे उसको वहां फेंक आते हैं। मतलब प्लेन से भी नीचे गिराए जाते हैं, चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, बस से भी बाहर फेंक। उनका मकसद ये है कि वो सीड बॉल्स को छिड़काव करें। जैसे बारिश आएगी वो चारकोल पानी को एब्सॉर्ब करेगा और अंदर का सीड जर्मिनेट होगा, वो जहां भी गिरा होगा वहीं पर एक नया पेड़ बन जाएगा। वो ये नहीं देखते कि अब जगह कहाँ है। अब आप देखेंगे तो बंजर एरिया अभी भी बहुत ज्यादा है, डेजर्ट एरिया बहुत है। आप यहाँ से चले जाइए राजस्थान के अंदर, कई किलोमीटर तक का एरिया ऐसा है जहां आपको इंसान नहीं दिखेंगे, लेकिन उस डेजर्ट में पाए जाने वाले पेड़ वहां आसानी से पनपते हैं। अगर हम धीरे धीरे करके उन डेजर्ट एरिया में धीरे धीरे करके अगर उस तरीके से जहां बारिश ठीक ठीक होती है वहां भी अगर शुरुआत करें तो आने वाले टाइम के अंदर उसका क्लाइमेट बदल जाएगा, वहां पर ज्यादा बारिश होने लगेगी, और ऐसे करते 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 ये डेजर्ट भी घना होता चला जाएगा। रही बात की जगह कहाँ होती है, आम आदमी के लिए जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आप किसी नहर के किनारे पेड़ लगा दीजिए, और आपके पास खेत है तो खेत के किसी कोने में लगा दीजिए। आप पंचायती जमीन में जाके पेड़ लगा सकते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप सड़क के किनारे पेड़ लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना होता है, पेड़ को 1 साल तक, हद से 2 साल तक उसको संभालना होता है। वैसे भी 4 महीने बारिश होती है, इसके अलावा आपको सिर्फ 2 साल तक उसको संभालना है कि वो ग्रोथ कैसे कर रहा है, उसको टाइम पे पानी देना है, उसका आपको ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपको उसके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ग्रो करेगा। अब पेड़ हमेशा से तो इंसान नहीं लगाए हैं, प्रकृति में पेड़ तो हमेशा से थे, तो पेड़ों को हमारा सिर्फ सहारा चाहिए, शुरुआती सहारा। उसके बाद तो हमें उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और जब आप तपती हुई गर्मी में किसी रोड से निकलते हैं तो जब पेड़ की छाया में आप जाते हैं तो जाते आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल। तो इसका यही सोच करके हम पेड़ लगाएं। तो आपके हिसाब से हमें पेड़ लगाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिसके संभव है, जिसके नहीं है, जो एक पेड़ लगा सकता है तो 1 लगाए, 10 लगा सकता है तो 10 लगाए। जैसा अभी आपने कहा कि जगह की आपने बात की और कहा कि हम पेड़ कहाँ लगाएं, इस प्रकार से देखिए, जब इच्छा शक्ति होती है ना तो जगह भी मिल जाती है। हाँ, मैं आपको बड़ा बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। कनाडा का एक 23 साल का लड़का है, नाम उसका एंटोनी मोसेस के नाम से उसका नाम है। अब उसने 24 घंटे में 23,000 पेड़ लगाए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? अब देखिए, इच्छा शक्ति है उसके पास। अच्छा जी। उसने ऐसी टेक्निक बनाई है कि वो पेड़ अपने, वो छोटे पौधे वो अपने पास रखता है। अच्छा। और वो चलते जाता है फटाफट से अपने उसने एक इक्विपमेंट लिया, उससे वो फटाफट से गड्ढा खोदता है, उस पे वो पौधा लगाता है, उसको उगाता है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, 3.25 सेकंड में वो एक पौधा लगाता है, सिर्फ 3.25 सेकंड में। तो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में उस बंदे को खाना पीना और जरूरत चीजें वो उसने कुछ नहीं की और लगातार नहीं, उसने जिस तरीके का फूड लिया, मतलब जिसको बोलते हैं ना इमरजेंसी फूड, ओके, कि वो चलते चलते उसने खाना भी खा लिया, उसने सारे इक्विपमेंट अपने साथ ले रखे हैं, पानी भी उसने पी लिया, उसने इमरजेंसी फूड भी खा लिया, और उसके साथ वो लगातार बढ़ता चला गया। और ये उसके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 24 घंटे में 23,060 पौधे लगाने का। वाह, रिकॉर्ड। मतलब यकीन तो नहीं हो रहा, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? गूगल पे जाके सर्च कीजिए इसके बारे में। चलो जरूर करेंगे। आप देखिए कि अगर एक 23 साल का लड़का एक दिन में 23,000 पेड़ लगा सकता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि हम अगर अपने पूरे जीवन में 23,000 पेड़ लगाएं, आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन काउंट कर लीजिए। अब ये सारी पॉपुलेशन तकरीबन, हम बात करें कि अगर हम इंडिया की बात करें तो तकरीबन 140 करोड़ लोग हम बनते हैं। 140 करोड़ लोग अपने जीवन में, पूरे जीवन में अगर 23,000 पेड़ लगाएं तो ये कितना ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इसी से हमारा क्लाइमेट फिर से वापस चेंज हो जाएगा। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, ये फिर से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, तो हरियाली फिर से लौटेगी। अब
हमारे पास हमारे जीवन को बचाने के लिए एक ही अल्टरनेट है, वो है प्लांट्स, वो है पेड़ पौधे। इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, दूसरा अल्टरनेट है मंगल ग्रह पे जाना, लेकिन वहां पे आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो अपने विचार साझा किए, हमारे दर्शकों को जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छी नॉलेज जरूर मिली होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप कमेंट करें और हमें बताएं कि कुछ बातें अगर आपके मन में रह गई होगी कि ये सवाल हमारे मन में आ रहा है, ये क्यों नहीं पूछा गया, या फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इसमें ऐड करनी चाहिए थी, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो कुलदीप जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से इसको बैलेंस करना चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा। वैसे तो हम इस टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो इतना प्यारा टॉपिक है ये प्रकृति को लेकर के कि हम इसके ऊपर न जाने कितनी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि हमारे पास दूसरा प्लेनेट नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये एक ही हमारी अर्थ, पृथ्वी, यही हमारी मातृभूमि है। और हम कम से कम इतनी कोशिश करें, जितना हमसे संभव हो पाए, कि हम इस प्रकृति को कैसे बचा पाए। आप जिस अवस्था में है, जिस भी हालत में है, जितना भी आपसे संभव हो सके, उसी प्रकार से आप प्रकृति को बचाने में कोशिश कीजिए। मेरा आपसे फिर से ही आग्रह है कि हमारे पास सिर्फ यही एक प्लेनेट है। हम मंगल ग्रह नहीं जा सकते, हमें यहीं रहना है, हमें इसी को ठीक करना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।